Good morning, all of you. Good morning, BSc first year medical and non-medical students and BSc B.Ed second year medical and non-medical students. आज अपने लेक्चर नंबर 15 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 15 में अपने क्या पढ़ेंगे? हमने आपको बताया कि लेक्चर नंबर 14 में आपको मैं करवा चुका हूँ। क्या करवा चुका हूँ बच्चों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बता दूं आपको, जो बच्चे नए आए हैं उनके बारे में बात कर लूं। जो बच्चे नए आए हैं वो लेक्चर सारे के सारे जो लेक्चर मैं आपको 14 लेक्चर आपको दे चुका हूं वो सारे लगाओ, नोट्स बनाओ। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताओ। मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो तरीका तुम सुन लो। जो बच्चे नए आए हैं, मैं पहले क्या करता हूँ कि कोई भी टॉपिक है उसको समझाता हूँ, उसको इलेबोरेट करता हूँ। इलेबोरेट करने के बाद, समझाने के बाद उसके एक लेक्चर में, जैसे मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है, एक चलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक चलेगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एक तो हम कर रहे हैं जीरो कोटि की अभिक्रिया, एक हम कर रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक हम करेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, एक हम करेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ये सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझाने के बाद आप क्या करोगे बच्चों? उसके बाद मैं आपको एक लेक्चर दूंगा जिसमें सारे के सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के नोट्स होंगे। आपको ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा जो बच्चे नए हैं, उसको पहले ये सारे लेक्चर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। वैसे तो ये वाला टॉपिक आपके 11th 12th में भी होता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट है नहीं, कोई बड़ा कुछ है नहीं इसमें। तो लास्ट जो मैंने सिलेबस में करवाया आपको, मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करवा दिया आपको, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन करवा दिया आपको, मैंने अभिक्रिया की कोटि यानी अभिक्रिया की अनुसंख्यता दोनों करवा दिए, उसके बीच में डिफरेंस भी करवा दिया, उसका अंतर भी करवा दिया कि अंतर क्या होता है मॉलिक्युलरिटी के बीच में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी, अनुसंख्यता क्या होती है ना, और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, सारी बातें मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ प्रॉपरली विद नोट्स। एक मैंने टॉपिक करवाया था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसको मैंने 3 लेक्चर्स में समझाया है और प्रॉपरली आपको नोट्स भी दिए हैं लास्ट लेक्चर में। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से बच्चों 4 से 5 नंबर का यानी 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन से, यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक से। ओके, उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किया, फिर हमने मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन की, फिर हमने डिफरेंस पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सबसे पहले हम डेरिवेशन करने हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहली बात तो बता दूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटली डाटा होता है। आप उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है विदाउट एक्सपेरिमेंट, बिना प्रयोग किए। या तो आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया होगा, कोई ना कोई हिंट दिया होगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझे बात को बच्चों? एक बात और बता दूं कि न्यूमेरिकल आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में कम आते होते, इतने न्यूमेरिकल नहीं आते, इसलिए न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा, लेकिन लास्ट में करवाऊंगा सारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, पूरी यूनिट कंप्लीट होने के बाद। ओके, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ को ड्राइव किया था, यानी समाकलित वेग नियम समीकरण को हमने क्या किया था? हमने ड्राइव किया था, व्युत्पन्न किया था। ओके, मैंने क्या बोला था कि आपको कि ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मान लिया कि ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ए अभिकारक बी उत्पाद में बदल रहा है। टी इज इक्वल टू 0 यानी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, टी इज इक्वल टू 0 पर, 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है? सी नोट है। 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन क्या थी बच्चों? सी नोट। और ये सी नोट यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी? उत्पाद की सांद्रता 0 थी, क्योंकि टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, है ना। अगर हम बात करें टी इज इक्वल टू टी, आफ्टर सम टाइम, लैप्स ऑफ टाइम, कुछ समय बाद सी टी, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? सी नोट से सी टी होगी। बच्चों मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, जो बच्चे नए आए उनकी बात कर रहा हूं मैं, कि सी नोट से सी टी होने पर कंसंट्रेशन में डाउनफॉल आया या डिक्रीमेंट आया या इंक्रीमेंट आया? जल्दी बताओ बच्चों कि कंसंट्रेशन सांद्रता, ए अभिकारक की सांद्रता में कमी आई है क्या सी नोट से सी टी पे जाने पर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में जल्दी बताओ। मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ, कुछ बच्चे नए आए हैं इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जल्दी बोलो फटाफट। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कि सी नोट से सी टी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में डिक्रीमेंट आया है, यानी अभिकारक की सांद्रता में कमी आई है। बिल्कुल वाजिब सी बात है, जैसे टाइम बीतेगा आफ्टर सम टाइम, है ना, क्या होगा? धीरे धीरे
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डाउनफॉल आएगा और Ct बन जाएगा। Ct का मतलब क्या है? एट टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, एट टी टाइम यानी t समय पर अभिकारक की सांद्रता इज इक्वल टू Ct। और आफ्टर सम टाइम बाद क्या हुआ कि Ct जैसे जैसे Ct बन रहा है वैसे वैसे Bt की फॉर्मेशन हो रही है। जितना डिक्रीमेंट हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीमेंट हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट में, यानी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है ना। जितनी अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है, जितनी कमी होगी उतना वृद्धि होगी, जितना डिक्रीमेंट आएगा उतना इंक्रीमेंट आएगा। उसके लिए हम क्या कर रहे थे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसके लिए हम समाकलित वेग समीकरण निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालते हैं? आपको ये बात पता है, अगर जिस बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर लगाए उनको पता है कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, समाकलन दर नियम के द्वारा अगर हम बात करें डिफरेंशियल रेट लॉ की इक्वेशन में किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे लिखते हैं? किसी भी समीकरण का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? द चेंज इन कंसंट्रेशन, डी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष। और माइनस का सिंबल क्यों लगाया है? क्योंकि माइनस का मतलब डिक्रीमेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है, अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है। ओके, अब आपको बताया कि ए रिएक्टेंट है तो मैंने इसको ए की फॉर्म में लिख दिया, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस सिंबल लगा दिया, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मैंने बात की थी डिफरेंशियल रेट लॉ की फॉर्म में। आपको बताया कि कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो डिफरेंशियल फॉर्म में, एक हम लिख सकते हैं रेट लॉ की फॉर्म में। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ यानी वेग नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का रेट, किसी भी अभिक्रिया का वेग, किसी भी अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इस बॉक्स को बोलते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट्स पावर के क्या होता है? इक्वल होता है, इज इक्वल होता है ना, इट्स पावर। आपको पता है इसकी पावर क्या आएगी? पावर हमेशा सम ऑफ पावर्स जो होती हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करती है। वो क्या? जीरो है, तो मैंने यहाँ वैल्यू क्या रख दी? जीरो रख दी। अगर यहाँ वैल्यू जीरो ना होती तो यहाँ पर क्या आता है? एन आता, और एन की वैल्यू क्या? जीरो है, तो मैंने यहाँ पुटअप कर दी। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। ओके, तो के वैल्यू क्या आ गई? आर इज इक्वल टू के। पहली बात होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड इट्स पावर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं सिंबल हटाऊंगा तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये ए वाला ऐसे कैसे आ जाएगा? और जीरो की पावर, किसी की पावर जीरो क्या होती है? किसी की पावर जीरो होती है अपने आप में वन होती है, तो रेट जो आएगा वो इजिकल आ जाएगा के बराबर आ जाएगा। इसको मैंने दिया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर टू। मैं दोबारा इसलिए रिवाइज कर रहा हूं, कुछ बच्चे नए आए हैं, तो इक्वेट द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेट द इक्वेशन टू। समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर क्या होता है? आपने जैसे समीकरण 1 को बराबर रखा, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सी ए एंड इज इक्वल टू के, ये दोनों मैंने इसको क्या रख दिया? इक्वल रख दिया। अब आपको बताया कि ये एक कंप्लीट वैल्यू नहीं है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सरलीकरण करने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रेट कर दिया था। इंटीग्रेट द इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण 3 का समाकलन करने पर समय के सापेक्ष, है ना, मैंने इसका समाकलन कर दिया माइनस डी टी डी सी अपॉन डी टी, और डी टी मतलब यानी समय के सापेक्ष टाइम की रिस्पेक्ट में, और इसका समाकलन कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी, इसको दे दिया था मैंने इक्वेशन नंबर 4। ये सारी बातें मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर 14 में सारी बातें आपको समझा चुका हूँ, वहाँ पर जाकर के देख लेना। कंप्लीट, अब मैंने इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं किया, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 पूर्णतः समाकलन करने पर, पूर्णतः समाकलन करने का मतलब होता है, कंप्लीट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इसकी कंसंट्रेशन में चेंज कहां से लेकर कहां तक आया है, यानी इनिशियल से लेकर के फाइनल तक आया है। पहले इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी सी नोट, अब इसकी फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी? अंतिम सांद्रता क्या होगी? सीटी होगी, है ना। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कहां से लेकर कहां तक, मतलब इसको बोलते हैं कंप्लीट इंटीग्रेट कर दिया आपने सी नोट से लेकर के सीटी तक। पहले टी समय 0 था, अब टी समय टी हो गया आफ्टर सम टाइम, तो 0 से लेकर के टी समय तक, टी टाइम तक इसका मैंने
समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, तो इंटीग्रेशन करने पे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो माइनस का सिंबल बाहर आ गया एंड डी सी इंटीग्रेशन से कट गया और सी बन गया, तो सी यहाँ पर आ गया। आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, जो जिसको ना समझ में आए वो लेक्चर नंबर 14 लगाए, जो बच्चे मेडिकल वाले हैं, क्योंकि मैंने बड़ा आराम से करवाया वहाँ पर, है ना। तो ये सी से कंसंट्रेशन, सी नोट से सी टी, ये इसकी लोअर लिमिट है, इसकी अपर लिमिट है, इज इक्वल टू के टी 0 to t टाइम तक। ओके, इसको मैंने लिख दिया। आपको पता है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस किया जाता है। यहाँ पर सी कंसंट्रेशन है, तो सी की कंसंट्रेशन सी टी से लेकर सी नोट, यानी सी नोट से लेकर सी टी तक चेंज आया है, तो फाइनल में से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करेंगे, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस करेंगे। सी टी नॉट माइनस सी नोट इज इक्वल टू के टी माइनस 0। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, ये माइनस सिंबल यहाँ आ जाएगा, इस माइनस सिंबल को आप यहाँ ले जाओगे। ओके, तो सी टी माइनस सी नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब सी नोट को मैं यहाँ ले आया प्लस के अंदर, तो सी टी की वैल्यू क्या आई, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नोट। ये हमारी क्या निकल के आई थी बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन निकल के आई थी। इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, समाकलित दर नियम समीकरण जीरो कोटि अभिक्रिया के लिए, समाकलित वेग नियम समीकरण जीरो कोटि अभिक्रिया के लिए, ये हमने कैलकुलेट कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन। सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी ऑफ माइनस के टी प्लस सी नॉट, दैट इज सॉल्व। अब सी नोट का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। सी टी का मतलब क्या है, एट टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, एंड किसी टी समय पर अभिकारक की सांद्रता। के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, दर नियतांक है। टी इज इक्वल टू पर्टिकुलर टाइम, निश्चित समय। यहां तक हम सारी बातें कर चुके थे। ओके, एक बच्ची का डाउट क्या हो गया, एक बच्ची का डाउट मुझसे पूछा, अपनी क्लास की बच्ची है, बीएससी फर्स्ट ईयर की बच्ची है ये वाली। इस बच्ची ने डाउट पूछा था कि सर ये डाउट मैं क्यों क्लियर करवा रहा हूँ, ये हालांकि मैं डाउट पहले बच्चों को बता चुका हूँ जूम की क्लास में, लेकिन मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ, ताकि बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों का डाउट ये क्रिएट ना हो। बच्ची पूछती है कि सर वो इंटीग्रेटेड रेट लो क्वेश्चन कंप्लीट होगी अपनी। ओके, बच्ची पूछती है कि सर एक तो रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट बन रहा है, ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, आपने ये बात बोली कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपने यहां पर माइनस सिंबल लगा दिया। पढ़ लो, इफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए देन डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इन फ्रंट ऑफ माइनस। इस बच्ची का क्वेश्चन है कि अगर हम एक अभिकारक की सांद्रता में ए अभिकारक की सांद्रता को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, जबकि आप ऐसा नहीं बोलते सर, आप बोल रहे हो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है। जो बच्चे नहीं आए थे वो सुन लो, मैं बोल रहा हूं बच्चों सिंपल सी बात है, हमने ये बात पढ़ी है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है इसमें ए है, अभिकारक क्या ए है, अगर आप ए अभिकारक या रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो नो डाउट रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है किसी भी रिएक्शन का। ये मैंने रेट ऑफ रिएक्शन इस केमिकल रिएक्शन के लिए लिखा है मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ए की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष। आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करेगा ए की सांद्रता, यानी ए अभिकारक की सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए पर डिपेंड करता है। बच्ची ये मैंने ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आप ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, ए अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बच्चे कहते नहीं, बच्ची कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, तो स्टूडेंट बोलती है नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा हुआ है, माइनस के सिंबल के अकॉर्डिंग इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर यहाँ डिक्रीमेंट आना चाहिए, ओवरऑल डिक्रीमेंट आना चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीमेंट होगा। क्या ये बात बच्चों सही है क्या? जल्दी बताओ, क्या ये बात सही है क्या? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ फटाफट, फिर आप अपने आगे वाली बात शुरू करेंगे। जल्दी बताओ फटाफट। नहीं, ये बात सही नहीं है। ये माइनस का सिंबल ना डिसअपीयरेंस को दिखा रहा है, यानी खत्म होने की दर को दिखा रहा है। तो रिएक्टेंट की खत्म होने की दर, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक के खत्म होने की दर, उत्पाद के बनने की दर। यही तो क्या होता है, यही तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। जितनी ज़्यादा डिक्रीमेंट आएगा, जितना ज़्यादा डिक्रीमेंट आएगा, जितना मैक्सिमम डिसअपीयरेंस होगा, किसमें डिसअपीयरेंस किसमें होगा? डिसअपीयरेंस ऑफ
डिसअपीयरेंस ऑफ ए रिएक्टेंट। मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम होगा उतना ज़्यादा तो होगा रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर डिक्रीज ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। यानी ए के खत्म होने की दर ही तो रेट ऑफ रिएक्शन है, और खत्म होने की दर को माइनस का सिंबल से शो कर रहे हैं। जितना ज़्यादा खत्म होगा, जितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा, जितना ईजिली वो डिसअपीयरेंस होगा, खत्म होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते जा रहे हो, तो उसके डिसअपीयरेंस की रेट भी तो बढ़ जाएगी, उसकी खत्म होने में तो टाइम लगेगा। समझे बात को? तो डिसअपीयरेंस भी क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज होगा, डिसअपीयरेंस में टाइम लगेगा। डिसअपीयरेंस ऑफ ए यानी ए के खत्म होने की दर भी तो इंक्रीज हो जाएगी, जबकि आपको पता है कि डिसअपीयरेंस ऑफ ए तो क्या होता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों इंक्रीज होगा। समझे बात को? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो। जितना ज़्यादा रिएक्टेंट बनेगा, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतना ज़्यादा ये खत्म होगा, उतना ज़्यादा ये बनेगा। समझे बात को? बच्चों बात समझ में आई? जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो फटाफट, शाबाश। कमेंट सेक्शन में लिख करके समझाओ मुझे, आपको सारी बात समझ में आई। अब अपने आगे का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमने इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन कर चुके हैं। सी टी इज इक्वल टू, हमारी वैल्यू क्या आई, सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस सी नोट। बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? बच्चों a प्लस बी लिख दो, b प्लस ए लिख दो, बात तो एक ही है ना, कोई फर्क पड़ता है क्या इसमें? बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो ऐसे करवाई है कि सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस ऑफ के टी प्लस ऑफ प्लस सी नोट, है ना। तो बच्चे कहते हैं कि सर आप सी टी इज इक्वल टू ये के टी जो है यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ के टी को, सी नोट माइनस के टी। बच्चों ये भी सही है, गलत नहीं है ये वाली, लेकिन मैंने ये क्यों लिखी, इसमें एक पीछे लॉजिक है। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ये एक लॉजिक क्या काम करता है इसके पीछे? बच्चों ये वाली जो है ना इक्वेशन, ये एक प्रकार की वन लाइन इक्वेशन है। वन लाइन एक समीकरण है, एक रेखीय समीकरण है, एक प्रकार की रेखीय समीकरण। आपने कभी ग्राफ बनाए हो, कभी ग्राफ प्लॉट किए हो, तो एक प्रकार की रेखीय समीकरण है। कैसे? इसकी जो वैल्यू है y इज इक्वल टू, एक मिनट रुको बच्चों, उसको डिलीट कर देते हैं फटाफट, आपको कोई डाउट ना क्रिएट हो। बच्चों सारी बात मेरी समझ में आ रही है ना आपको? कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी दिक्कत हो, हिंदी मीडियम वाला बच्चे को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को, एनी वन प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो मैं बता रहा था कि ये वन लाइन रेखीय समीकरण है एक प्रकार की, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा मैंने इसको इस सीक्वेंस में इसलिए लिखा था कि एक लाइन का क्वेश्चन है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये लाइन का क्वेश्चन है? क्योंकि हमें यहाँ पता लग रहा है कि y एक्सिस पर, इसकी बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पता लग रहा है हमें कि y एक्सिस पर ये c इंटरसेप्ट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, c पॉइंट पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है, c पॉइंट पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कट कर रहा है, यहाँ काट रहा है। तो आपने एक लाइन का क्वेश्चन देखा होगा, y एक्सिस सी पॉइंट पे काटता है, तो ये वाली क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको एलेबोरेट करूँ तो y इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू वन लाइन इक्वेशन ऑन द इम्प्लीमेंट ऑफ दिस इक्वेशन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन। y इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, सी टी। यहाँ पर मैंने y की वैल्यू क्या रख दी, सी टी, और x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, t। हमें इनके बीच में तो कंपेरिजन करना है, हमें इनके बीच में तो क्या करनी है, कंपैरिजन करना है। हमें y एक्सिस का पता लग गया, y एक्सिस की वैल्यू क्या है, y एक्सिस पे क्या आएगा, इस y एक्सिस पे क्या आएगा, सी टी, है ना, और y एक्सिस पे क्या आएगा बच्चों, सी टी आएगा, और उस पे क्या आएगा, x एक्सिस पे क्या आएगा, t आएगा। हमें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन तो देखना है ना, कंपैरेटिव कंपैरिजन क्या करना है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम लैप्स होगा तो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा किसी कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में। तो y एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, सी टी ले लिया, और x एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, t ले लिया। ओके, अब यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू है वो m की वैल्यू, m क्या होता है, स्लोप होता है, तो m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, माइनस की आएगी, अगर हम वन लाइन इक्वेशन की बात करें तो, है ना।
तो अगर सी की वैल्यू करें तो वो क्या क्या आएगी वैल्यू सी नोट, जिसकी इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर सी नोट आएगी। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते जा रहे हैं। मेन लाइन, अगर माइनस के का मतलब क्या है बच्चों, माइनस के का मतलब क्या है, माइनस के का मतलब है जो वैल्यू एम की वैल्यू जो है ना, एम होता है स्लोप को रिप्रेजेंट, एम का मतलब होता है ढाल, मतलब स्लोप, इसकी वैल्यू क्या है माइनस के, मतलब ये लाइन जो है, ये जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये लाइन नीचे की तरफ आएगी, मतलब ये नेगेटिव जो सिंबल है इसका मतलब ये होता है कि ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आएगा, समझे। तो अब अपने ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो फाइनली किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फाइनली किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ क्या निकल के आता है, हमने एक्स एक्सिस पे क्या माना था, टी माना था, और वाई एक्सिस पे क्या हमने अज्यूम किया था, सी टी, क्योंकि ये वाई प्लस एम, वाई इज इक्वल टू एम प्लस कौन सी क्वेश्चन मानी थी हमने, ये वाली क्वेश्चन मानी थी एम एक्स प्लस सी, ओके, ये वाली क्वेश्चन हमने लेके चले थे एम एक्स प्लस सी, और एम पे क्या माना हमने स्लोप जो कि माइनस के है, एक्स पे क्या माना टी, और सी हमारा इंटरसेप्ट है जो कि इसको वाई एक्सिस पे काटता है। आपको ये बात बताया कि जब टी इज इक्वल टू जीरो होगा, जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं फॉर जीरो डायरेक्शन के लिए, टी इज इक्वल टू जीरो पर इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इस पॉइंट पे क्या होगी कंसंट्रेशन की वैल्यू, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी इस पे, बिल्कुल इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, एट जीरो टाइम, टी समय जीरो पर सी कंसंट्रेशन यानी सी नोट जो कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो कि हमें टी समय जीरो पर मिलेगी। क्या मिलेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता जो हमें इसकी टी समय जीरो पर मिलेगी, ओके। और जैसे जैसे टाइम लैप्स होगा आपको पता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन से धीरे धीरे क्या होगा, इसमें डिक्रीमेंट आएगा, और ये एक डिक्रीमेंट आता आता ये इस पॉइंट पे आके ये लाइन मिल जाएगी। तो हमें एक वन लाइन इक्वेशन मिलती है। और यहाँ पर अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या निकल के आती है बच्चों, स्लोप निकल के आती है इज इक्वल टू माइनस के, यानी m इज इक्वल टू माइनस के निकल के आता है, ये ग्राफ बन के आता है। यानी आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे टाइम लैप्स होगा, जैसे जैसे टाइम लैप्स होगा वैसे वैसे सांद्रता में कमी आएगी, ओके, टाइम में कमी आएगी, देखो है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में कमी आएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन सी नोट से इसकी कंसंट्रेशन सी टी होनी शुरू हो जाएगी, है ना। इस तरीके से धीरे धीरे ये हमारी क्या होती है, कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आता है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने, जो कि एक वन लाइन ग्राफ है, वन लाइन इक्वेशन वाला ग्राफ है, यानी एक रेखीय समीकरण वाला ग्राफ है, ओके। अब बात करते हैं, अगर हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें, इस पॉइंट को कहता है कि मैथमेटिकली एक्सप्लेन करो कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। इस पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, इस पॉइंट पे आपको पता है, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन करूं मैथमेटिक फॉर्म में, इस पॉइंट इस अभिविन्यास को बताऊं, अगर आपको इस पॉइंट को बताना है तो एक्सप्लेन करना है, तो आपको ये बात पता है कि इस पॉइंट पे कौन सी वैल्यू जीरो है, इस पॉइंट बच्चों। अब हमें इस दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, ओके। हम इस दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस दोनों पॉइंट की मतलब क्या होगा। आपको पता है कि इस पॉइंट पर सी टी की वैल्यू क्या है, सी टी इज इक्वल टू जीरो, है ना। और इस पॉइंट पर टी की वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो। अगर हम बात करें ऑन द वाई एक्सिस, इस पॉइंट पर t इज इक्वल टू जीरो है और इस पॉइंट पर सी टी इज इक्वल टू जीरो है। अब सी टी इज इक्वल टू जीरो, मैं इस पॉइंट को इलेबोरेट कर रहा हूं, इस पॉइंट का मतलब क्या है और इस पॉइंट का मतलब क्या है। ये दोनों जो एक लाइन जो बनी है, ये दोनों पॉइंट से मिलकर बनी है, दोनों पॉइंट को मैं रेखांकित कर रहा हूं, मैं इसको समझा रहा हूं, ओके। तो सी टी की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी टी इज इक्वल टू जीरो इन द इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन, मैं इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुटअप कर रहा हूं। तो अब आपको पता है कि सी टी इज इक्वल टू जीरो होता है, सी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी नोट। मैंने यहां पर सी टी की वैल्यू रख दी जीरो, सी टी की वैल्यू जीरो आ गई, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी नोट, ओके। और आपको पता है कि ये माइनस वाला यहां पर आ जाएगा, के टी इज इक्वल टू सी नोट, और यहां पर टी की वैल्यू क्या आ गई, टी इज इक्वल टू सी नोट बाय के। मतलब इस पॉइंट की वैल्यू क्या आई, सी नोट बाय के, और यहां पर सी टी की वैल्यू क्या थी, जीरो थी ऑन द एक्स एक्सिस। ये दो कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, आपको पता है कि ग्राफ जो प्लॉट किया है सी टी वर्सेस हमने टाइम की रिस्पेक्ट में किया है, तो एक लाइन ग्राफ आया था जिसमें स्लोप क्या आई थी, जिसमें स्लोप क्या आई थी आपकी, माइनस के आई थी, हम ना। तो अब इस पॉइंट को इलेबोरेट करूं, इस पॉइंट पर t की वैल्यू क्या है, जीरो है, t की वैल्यू क्या है यहां पर जीरो है,
और इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूं तो इस पॉइंट पे t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल यहां पर जो कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, C नोट आ जाएगी, यानी 0 टाइम पर जो कंसंट्रेशन होती है इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहां पर भी इस पॉइंट को हमने एक्सप्लेन कर दिया, t यहां पर t की वैल्यू 0 है और C नोट कंसंट्रेशन है यानी कंसंट्रेशन टर्म में, और यहां पर t की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू जो है C नोट बाई K एंड CT इज इक्वल टू 0। यहां पर जो कंसंट्रेशन, इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन वो हमें 0 मिल रही है यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इस पॉइंट को इलैबोरेट करते हो, दो पॉइंट मिलाकर के एक लाइन बनती है। अगर हम यहां पर मैथमेटिकली x और y कोऑर्डिनेट लगाएं, बच्चों मेडिकल वाले बच्चे कंफ्यूज मत होना, मैं सिंपल से यहां पर एक कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको पता है एक लाइन जो बनती है वो टू पॉइंट्स मिलकर बनती है। अगर मैं यहां पर x कोऑर्डिनेट को बनाऊं, y कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन करूं, यानी यहां पर x एक्सिस की वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है, ये देखो x एक्सिस की वैल्यू क्या है 0 यानी t इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है C नोट। बच्चों नोट कर लो इसको, मैं आपको एक बार थोड़ा सा दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं, है ना। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है 0 और C नोट, y एक्सिस की वैल्यू क्या है C नोट। तो हमें यहां पर दो कोऑर्डिनेट मिलते हैं। इस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट मिलते हैं, 0 ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस पे मिलता है हमें C नोट। तो यहां पर 0 और C नोट कोऑर्डिनेट मिलते हैं। यहां पर क्या मिलता है कोऑर्डिनेट, ऑन द x एक्सिस पे क्या मिलता है, ऑन द x एक्सिस पे मिलता है C नोट बाई K, ऑन द y एक्सिस जो मिलता है, y एक्सिस की बात करें तो यहां पर मिलते हैं 0, क्योंकि यहां पर y एक्सिस की कंसंट्रेशन क्या है, यहां पर CT की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये हमें दो कोऑर्डिनेट मिलते हैं जो इस पॉइंट को इलैबोरेट करते हैं, इस पॉइंट को इलैबोरेट करते हैं। बच्चों मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने क्या बताया आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करना बताया। ओके, ग्राफ प्लॉट करने के बाद मैंने इस पॉइंट की वैल्यू बताई कि इस पॉइंट, ये जो लाइन बनी है वो दो पॉइंट मिलकर बनी है। इस पॉइंट का मतलब क्या और इस पॉइंट का मतलब क्या है, इन दोनों पॉइंट का मतलब समझाया और दोनों के मैंने कोऑर्डिनेट बताए। अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आप ग्राफ को प्लॉट नहीं कर सकते, इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया जाता है। ओके बच्चों, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ। बच्चों कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, जो बच्चे मेडिकल वाले हैं आप ज्यादा टेंशन मत लेना, ये सिंपल से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक अभिविन्यास होते हैं, निर्देशांक होते हैं जिससे हम इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इस तरीके से हमने ग्राफ प्लॉट किया। बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल से एक बात है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा कंसंट्रेशन में C नोट जो कंसंट्रेशन है उसमें डिक्रीमेंट आएगा। ये देखो मैंने ग्राफ का प्लॉट किया था, आपको पता है कि t समय 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन मिलती है C नोट, क्योंकि 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन C नोट है। बिल्कुल अभी कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट अभिकारक की सांद्रता में कमी आनी शुरू नहीं हुई है। जैसे टाइम बीतेगा वैसे 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 कंसंट्रेशन डिक्रीमेंट आएगा, और ये t टाइम, आफ्टर t टाइम कुछ समय बाद होगा, और इसकी जो कंसंट्रेशन में चेंज आया उसको CT से डिनोट करते हैं, मैंने ये बताई थी। और यहाँ पर आपको ग्राफ मिल रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर स्लोप आएगी वो इजिकल टू क्या आएगी, माइनस ऑफ के, यानी m इजिकल टू माइनस ऑफ के। ओके, ये ग्राफ प्लॉट किया है और मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। उस पॉइंट को, इस पॉइंट का मतलब क्या है ये मैंने बता दिया। इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे CT की कंसंट्रेशन क्या है, y एक्सिस की जो CT की क्या है 0 है, y एक्सिस की बात करें, और t टाइम क्या है, यहाँ पर क्या हमने कैलकुलेट किया C नॉट बाई K, है ना। ये तो होगी y एक्सिस की बात, ये होगी हमारी x एक्सिस की बात। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर t इज इक्वल टू 0 है, यानी x एक्सिस की बात करें, और y एक्सिस की बात करें, जो y एक्सिस का पॉइंट मिलता है वहां पर क्या है, C नोट है, यानी y एक्सिस। तो यहां पर हमें x y के कोऑर्डिनेट मिलते हैं, यहां पर भी हमें x y के कोऑर्डिनेट मिलते हैं। इस तरीके से दो बिंदु बनते हैं। इन दोनों बिंदु को मैंने समझा दिया, इस बिंदु का मतलब क्या है, इस बिंदु का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, और आगे मैंने सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी। हमारा इंटीग्रेटेड रेट रो कंप्लीट हुआ, विद ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। एक लाइन आपको मैंने समझा दी, वन लाइन में मैंने आपको समझा दिया। ओके बच्चों, अब आगे हम बात करने जा रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बच्चों, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, कि हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, यानी अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, शाबाश बच्चों, अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है, नहीं तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। व्हाट इज हाफ लाइफ, दो वो विच पर्टिकुलर टाइम टी हाफ कहेंगे, वी विल कॉल टी हाफ विच पर्टिकुलर टाइम जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R फॉर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए इनिशियल कंसंट्रेशन की। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। विच पर्टिकुलर टाइम
वेयर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज हाफ, है ना, वह बिंदु या वह समय जहां पर अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उस पर्टिकुलर टाइम, उस निश्चित समय को क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल कहा जाता है। उसको अर्ध आयु काल की फॉर्म में लिखा जाता है। बच्चे बात समझे, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? क्या बोलेंगे आप, क्या समझाओगे आप बच्चों कि वो पर्टिकुलर टाइम जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाती है, यानी मैं बात करूं कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सी नोट, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, जो प्रारंभिक सांद्रता थी, उसकी आधी रह जाती है, वही जो होता है इस टाइम पे जो टाइम होगा उसको टी हाफ कहा जाएगा, टी हाफ कहा जाएगा। समझे बात को बच्चों? टी हाफ की वैल्यू लिखूं, यानी टी की वैल्यू क्या कर रहा हूं मैं, हाफ कर रहा हूं, यानी टी यानी कंसंट्रेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू सी नोट बाई 2, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी। अगर मैं इसको वैल्यू को लिखूं, आपको पता है वी नो दैट T इज इक्वल टू 0 एट T समय 0 पर इसकी कंसंट्रेशन Ct की कंसंट्रेशन क्या होती है, C नोट की इक्वल होती है, यानी वो T समय 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन होती है ना, एट T समय 0 पर। अगर मैं T को हाफ कर दूं एट T टाइम, यानी T हाफ पर, ऑन द T हाफ, तो Ct की वैल्यू क्या आ जाएगी, Ct की वैल्यू आ जाएगी C नोट अपॉन T, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी एट T हाफ। अब Ct की वैल्यू, ये वैल्यू को मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर, या तो आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू को मैं इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन के अंदर पुटअप करने जा रहा हूं। आपको पता है कि वी नो दैट Ct इज इक्वल टू माइनस ऑफ Kt प्लस C नोट, और यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन को T हाफ में कन्वर्ट करना है। तो Ct की वैल्यू क्या है, C नोट, Ct की वैल्यू क्या है बच्चों, एक मिनट रुको, Ct की वैल्यू क्या है, C नोट बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, T यहां पर क्या ले लिया हमने, हाफ ले लिया, प्लस C नोट, ये वैल्यू निकल के आ गई। ओके, मैं दोबारा इसको लिखता हूं बच्चों, हमने वैल्यू क्या निकाली, C नोट बाई 2 माइनस ऑफ के T हाफ, मैंने इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन में ये वैल्यू पुटअप कर दी, और प्लस C नोट, हमारी ये वैल्यू आ गई। इनिशियल कंसंट्रेशन वैल्यू की ये आधी रह जाएगी। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस माइनस को मैं क्या करूंगा, मैं यहां इस माइनस को, इस सिंबल को यहां ले आऊंगा तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस ऑफ के को मैं यहां ले आऊंगा, के और माइनस ऑफ के T हाफ इज इक्वल टू C नोट, इसको मैं माइनस कर रहा हूं, इसके C नोट के अंदर C नोट माइनस C नोट अपॉन 2, यानी 1 में से हाफ को माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, यानी C नोट बाई 2 आ जाएगी। अब मैंने इसको क्या किया, K को यहां ले गया मैंने, तो क्या वैल्यू आई, T हाफ इज इक्वल टू C नोट बाई 2K। बच्चों हमने हाफ लाइफ पीरियड अर्ध आयु काल कैलकुलेट कर लिया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने एक इक्वेशन निकाल ली, Ct हाफ इज इक्वल टू C नोट बाई 2K। इससे हमें क्या समझ में आता है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या निकाल लिया, हाफ लाइफ पीरियड, मतलब ऐसा पर्टिकुलर टाइम जब आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, T हाफ C नोट बाई 2K का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि हाफ लाइफ पीरियड, अगर मैं इसको इलैबोरेट करूं, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक मिनट रुको बच्चों, डायरेक्टली proportional to the initial concentration of the reactant, initial concentration of our reactant। समझे बात को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पूरा का मतलब अर्ध आयु काल
शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। बच्चों लिख लो कि जीरो कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये सारी बातें हमने कैलकुलेट कर ली। ओके, इसके एग्जाम्पल बच्चों कल पढ़ेंगे। ये हमने हाफ लाइफ पीरियड निकाल लिया। अगर इसको समराइज करें तो आज हमने क्या निकाला, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन निकाल ली, सी नोट माइनस के टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बच्चों। ओके, सी ये हमने कैलकुलेट कर ली। एक हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, टी हाफ निकाल लिया, टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट बाई 2k। इससे क्या पता लगता है कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आपको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है ना, नॉर्मल सी बात है। चलो बच्चों आगे आगे अपने कल करेंगे, एग्जाम्पल कल करेंगे इसके नोट्स भी दूंगा आपको। ओके बच्चों, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर कल। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, किसी को कोई समझ में ना आया तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ओके बाय बच्चों, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।